मित्रों, आप सबका स्वागत है। हम निबंध के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसी पर आगे बढ़ते हुए हमने निबंध के तत्वों पर चर्चा करनी प्रारंभ कर दी थी और हमने निबंध के 3 तत्व माने थे। तीनों तत्व जो है वो हमने देखे। पहला था अंगों के आधार पर निबंधों के तत्व, फिर व्यक्तित्व के आधार पर निबंधों के तत्व, और तीसरा था अभिव्यक्ति के आधार पर निबंधों के तत्व। तो कल हमने अंगों के आधार पर निबंध के कौन कौन से तत्व होते हैं उनके बारे में जानकारी ले ली थी। आज हम व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं उन पर बातचीत करके उसको समझने का प्रयास करेंगे। व्यक्तित्व के आधार पर निबंध का यहाँ तात्पर्य हो जाता है कि अनुभूति के आधार पर। संसार में जब व्यक्ति आता है तो वह निश्चित रूप से अपने आसपास के वातावरण से, समाज से, सबसे संपर्क में रहता है और वह उनके प्रति होने वाली क्रिया प्रतिक्रियाओं की अनुभूति भी करता है। अब वो अनुभूति किस स्तर की करता है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। एक सामान्य व्यक्ति का अनुभूति का स्तर अलग होता है, एक साहित्यकार का जो अनुभूति करने का स्तर है वो अलग होता है। तो आप यहाँ अंतर मान लीजिए कि साहित्यकार की अनुभूति का जहाँ तक सवाल है वो अनुभूति एक सामान्य व्यक्ति से अलग तरह की होती है। वो विशिष्ट नज़रों से उनको देखता है। तो वो जिस तरह से इस दुनिया की बातों के प्रति, गतिविधियों के प्रति, या उसके लिए हुए कार्यों के प्रति, या उसके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति जो वह स्वयं अनुभूत करता है, जो महसूस करता है, वो किस तरह से करता है, क्या करता है महसूस, उस पर निर्भर करेगा कि वो निबंध कैसा लिख सकता है या उस निबंध में कौन कौन सी चीज़ें वो शामिल करेगा। तो इस आधार पर निबंधों के फिर तत्व माने जा सकते हैं, क्योंकि अनुभूति के आधार पर जिन जिन चीज़ों को शामिल करेंगे वही उस निबंध के तत्व हो जाते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रकाशन चूँकि निबंधों के माध्यम से होता है, क्यों अनुभूति व्यक्ति की होती है अर्थात निबंधकार की होती है, तो उस निबंध में प्रकाशन किसका होगा? व्यक्ति का, अर्थात उस निबंधकार के व्यक्तित्व का। तो उस निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रकाशन निबंध में मूलतः होता है। अतः इसके तत्व भी होंगे, और वो तत्व कितने होंगे वो यहाँ अपने हिंदी में जब चर्चा की जाती है तो 3 तरह के तत्व माने जाते हैं। पहला है भाव तत्व, दूसरा है बुद्धि तत्व, और तीसरा है सौंदर्य तत्व। तो कितने तत्व हो गए? व्यक्तित्व के आधार पे, अनुभूति के आधार पे 3 भेद माने गए हैं तत्वों के, भाव, बुद्धि और सौंदर्य। भाव, बुद्धि और सौंदर्य। तो आपको ये याद रखने हैं कि व्यक्तित्व के आधार पर निबंध के 3 तरह के तत्व माने गए हैं, भाव, बुद्धि और सौंदर्य। सबसे पहले भीतर से जाके समझने के लिए कर रहा हूँ। हृदय से, हृदय एक तत्व होता है, वो कहलाता है भाव। हर चीज़ सोच के करता है, वो कहलाता है बुद्धि। तीसरा है सौंदर्य। भाव और बुद्धि मिलकर के जो अनुभूति करते हैं वो कहलाता है सौंदर्य। किसी चीज़ के प्रति जो आकर्षण है, या उसका आकर्षण है, या जो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित हो सकता है, वो सौंदर्य तत्व होता है। तो तीसरा होगा सौंदर्य। तो इस तरह से 3 तत्व हिंदी में निबंध के माने गए हैं जो व्यक्तित्व के आधार पर होते हैं। आज हम अभी पहला तत्व लेते हैं। सबसे पहले भाव तत्व।
हम जानते हैं। अब आप इनको बिंदुवार भी लिख सकते हैं और उनको एकल करके या एक प्रवाह के साथ भी लिख सकते हैं। लिखते समय प्रवाह में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन याद करने के लिए आप इनको बिंदुओं के रूप में लिख लीजिए। मैं बिंदु से ही बोलूँगा, बिंदुवार ही बोलूँगा। हम सब जानते हैं कि लेखन की प्रेरणा लेखक को किससे मिलती है। निश्चित तौर पर विचार करें तो पाएंगे कि लेखक को लिखने की प्रेरणा भावों से ही मिलती है। भाव उत्पन्न होते हैं तभी उसको लिखने की प्रेरणा मिलती है। और इसके बाद जो अगला चरण आता है वो ये होता है कि भाव तत्व कैसे उत्पन्न होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। उत्पन्न तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे भीतर होते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में उत्पन्न कह सकते हैं। और यदि साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें तो अभिप्रेरित। तो ये भाव जो हैं व्यक्ति के भीतर किस तरह से उत्प्रेरित होते होंगे, ये निश्चित तौर पर जो गुण होते हैं घटना में, किसी भी तरह से या साहित्य में, तो गुणों से अभिप्रेरित होते हैं। जहाँ कहीं गुण देखेंगे भाव उत्पन्न होंगे। यहाँ गुण का उपयोग है, गुण के अलावा दोष भी करते हैं। कहीं हम बहुत ज़्यादा दोष या गड़बड़ देखते हैं तो वो भी एक प्रकार का गुण ही हो जाता है साहित्य के लिहाज से। तीसरी जो स्थिति आती है कि ये कहते हैं कि भाव तत्व जो है वो गुणों से अभिप्रेत होता है। तो फिर ये ऐसे कौन से गुण हो सकते हैं जिनसे अभिप्रेरित होता हो? तो उसके अंतर्गत करें तो आदर्श, किसी भी प्रकार के यदि आदर्श है तो वो हमको अभिप्रेरित करते हैं, हमको उत्साहित करते हैं। आदर्श व्यक्ति, हम दुनिया में इतने लोगों के संपर्क में आते हैं, लेकिन प्रेरणा हम किससे पाते हैं? जो हमारे लिए आदर्श होता है, जो कुछ अच्छाइयाँ अपने भीतर समाहित किए होते हैं। आदर्श सिद्धांत, जो सिद्धांत आदर्श मूलक होता है वो हमको ज़्यादा आकर्षित करता है, लेखक को भी करेगा। और आदर्श परिस्थितियाँ, लेखन के लिहाज से, व्यक्ति को प्रभावित करने के लिहाज से परिस्थितियाँ भी आदर्श हो सकती है। और उसी से ये सब अर्थात भाव तत्व प्रेरित होता है। किस किस से होता है? गुणों से, आदर्शों से, आदर्श व्यक्ति से, आदर्श सिद्धांत से, आदर्श परिस्थिति से। तो इस प्रकार से 3 4 5 चीज़ें हैं जिनसे कि भाव तत्व प्रेरित होता है, अभिप्रेरित होता है, उत्प्रेरित होता है। अब एक ये तो बताइए एक सामान्य बात, लेकिन कई बार परिस्थितियां होने के बाद भी भाव उतने उद्बुद्ध नहीं होते, उतने उबल करके निकल करके सामने नहीं आते। तो ये तो सामान्य व्यक्ति की बात है, लेकिन लेखक क्या करता है? वो इससे आगे बढ़ता है थोड़ा सा, और वह इन भावों को उद्बुद्ध करने के लिए और ज़्यादा तेज, जिसे हम महसूस कर सकें, लोग भी महसूस कर सकें, यदि वो साहित्य की रचना कर रहा है तो उसको प्रेरणा के अनेक उपाय करता है। वो ऐसे उपाय करेगा जिससे कि भाव जो है उद्बुद्ध हो, अर्थात भीतर से निकल के बाहर आने के लिए अभिप्रेरित हो जाएं। फिर उद्बुद्ध कारण कौन से हैं? वो उपाय तो करता है। उपाय कैसे हो सकता है? उपाय प्रकृति से मिल सकता है, उपाय मानव से मिल सकता है, उपाय मानव वातावरण से मिल सकता है। तो मानव प्रकृति के संपर्क में रहता है, मानव मानव के संपर्क में रहता है, और मानव वातावरण के आसपास के अपने संपर्क में रहता है। तो तीनों ही लेखक के भावों को उद्बुद्ध करते रहते हैं, उद्बुद्ध करते रहते हैं, ये ध्यान रहे। तो इस प्रकार से भाव तत्व का हम विवेचन कर सकते हैं कि भाव तत्व प्रेरणा कहाँ से, भाव को लिखने की प्रेरणा मिलती है किस भावों से? लेखन की प्रेरणा भावों से मिलती है। भाव तत्व कहाँ से अभिप्रेरित होता है? वो होता है आदर्शों से। अब आदर्श किसी भी तरह के हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकता है, सिद्धांत भी हो सकता है, परिस्थितियाँ भी हो सकती है। तीसरा है, लेखक एक सामान्य व्यक्ति से कहाँ आकर के अलग होता है? क्योंकि लेखक भावों को उद्बुद्ध करने के लिए अतिरिक्त प्रयास या अतिरिक्त उपाय भी करता रहता है। सामान्य व्यक्ति वैसा नहीं कर पाता। और यहाँ एक लेखक या निबंधकार एक सामान्य व्यक्ति से, एक सामान्य पाठक से
अलग हो जाता है। फिर है कि वो उद्बुद्ध करने का उपाय करता है, तो उपाय कहाँ से लेता है? वो उपाय वो दूसरे मनुष्यों से ले सकता है, प्रकृति से ले सकता है और वातावरण से ले सकता है। तो इस तरह से हमारा भाव तत्व यहाँ आज थोड़ा सा हमने समझ लिया है। दूसरा है बुद्धि तत्व। भाव तत्व मैंने बताया था हृदय से, और बुद्धि तत्व मस्तिष्क से। तो खाली भाव आ गए और व्यक्ति ने लिख दिया, ऐसा संभव नहीं होता। भाव के साथ बुद्धि का होना आवश्यक होता है। बिना बुद्धि के भाव व्यवस्थित रूप से सामने नहीं आ सकते। तो प्रकृति के संसर्ग में आने से उत्पन्न विचार उत्पन्न होते हैं। जैसे ही हम कोई घटना के, प्रकृति के, मनुष्यों के, समाज के या वातावरण के संपर्क में आते हैं, उनके प्रति हमारे मन में कोई न कोई विचार, जिसे हम साहित्यिक भाषा में राग कह सकते हैं या राग कहते हैं। आप विचार को यहाँ राग मान लीजिए। राग वो गायन वाली राग नहीं है। राग होता है किसी चीज़ के प्रति विशेष दृष्टि से देखना। तो विचार तत्व अभिव्यक्त, विचार आएगा ही आएगा। अब है कि विचार तो आ जाता है, लेकिन विचारों की अभिव्यक्ति भी आवश्यक होती है। यदि विचार आपके आते रहे भीतर ही भीतर और बाहर नहीं आए, तो विचारों का क्या मतलब रहा? कोई तात्पर्य उनका नहीं रहा। तो विचारों की अभिव्यक्ति भी आवश्यक होती है। तो प्रकृति आदि के संसर्ग में उत्पन्न विचार, या जब विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो तब तक अभिव्यक्ति के लिए तैयार नहीं होते, उनकी अभिव्यक्ति करना संभव नहीं है, जब तक कि उनका बुद्धि द्वारा अनुशीलन नहीं कर लिया जाए। जब तक बुद्धि उनका परिष्कार नहीं करे, उनको देख नहीं ले, समझ नहीं ले, तब तक उसकी अभिव्यक्ति संभव नहीं है। चाहे आप कितना ही विचार कर लो, कितना ही अनुभव कर लो। तो अनुशीलन बुद्धि द्वारा पहला तत्व। जो भी विचार आपके मन में आए हैं घटनाक्रम से, या दुनिया के संपर्क में आने से, या वातावरण के संपर्क में आने से, या मनुष्य के संपर्क में आने से, यहाँ हम लेखक से ले लेते हैं। लेखक जिन जिन लोगों के संपर्क में आता है, जिस तरह के वातावरण से संपर्क में आता है, तो विचार तो उत्पन्न होंगे, क्योंकि मनुष्य सजीव है और सजीव प्राणी हमेशा विचार करता है, बुद्धिमान है, बुद्धिशील भी है मनुष्य तो साथ में। लेकिन जब तक वो विचार मन में रहेंगे, वो बाहर तब तक नहीं आ सकेंगे जब तक कि उनका बुद्धि द्वारा अनुशीलन या उनका विवेचन नहीं कर लिया जाए। दूसरी जो बात आती है, हमने विचार शब्द का प्रयोग किया था, मैंने कहा था साथ में राग, तो हम इसको रागात्मक तत्व कह सकते हैं पहले। अर्थात रागात्मक तत्व की बुद्धि तत्व द्वारा यहाँ पुष्टि होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ रागात्मक तत्व की बुद्धि तत्व द्वारा पुष्टि होती है। अनुशीलन जब होता है तो बुद्धि तत्व द्वारा राग तत्व की पुष्टि होती है। जो तीसरी बात आती है इसके अंतर्गत, निबंध लिखने से पहले निश्चित रूप से निबंधकार के मन में भावों की उत्पत्ति होती है। पहले क्या होता है? भावों की उत्पत्ति होती है, भावनाएं जागृत होती है, और फिर उनका बुद्धि तत्व द्वारा मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। पहले क्या होता है? भाव उत्पन्न होते हैं और फिर उनका बुद्धि द्वारा चिंतन मनन किया जाता है। और यही कारण है कि निबंध में व्यक्तित्व की प्रधानता दिखाई देती है। चिंतन करेगा, पहले भाव जागृत होंगे तो भी वो व्यक्तिगत होंगे, फिर चिंतन करेगा तो उस व्यक्ति ने अपनी जो विशेष अवधारणाएं बनाई है, उन अवधारणाओं के अनुसार ही वो चिंतन मनन करेगा। तो निश्चित रूप से जो बुद्धि तत्व जब भाव तत्व की ये मान लीजिए अनुशीलन करता है या पुष्टि करता है, परिपुष्टि करता है,
तो उस पर निश्चित रूप से व्यक्तित्व का प्रभाव होगा। और यही कारण है कि निबंधों में निबंधकार के व्यक्तित्व की प्रधानता दिखाई देती है। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं तो उससे स्पष्ट पता लग जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जहाँ लिखते हैं वहाँ पता लग जाता है कि द्विवेदी जी का लिखा हुआ, उनका व्यक्तित्व भी हमारे दिमाग में, मनोमस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है। अगली जो बात आ सकती है वो ये है, निबंधकार वर्ण्य विषय को अपनी बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके सुनियोजित स्वरूप प्रदान करता है। जब भाव तत्वों का बुद्धि तत्व के साथ संयोजन होता है तो उसमें जो वर्ण्य विषय निबंधकार लेके चलता है उसे बुद्धि तत्व द्वारा चिंतन मनन करके उसको सुनियोजित स्वरूप प्रदान करता है। अव्यवस्थित नहीं होता। यदि अव्यवस्थित है तो मेरा ये मानना है कि वो निबंध है ही नहीं। और अधिकांश लोगों का ये मानना है, कुछ लोग अलग की परिभाषा में कहते हैं कि पूरी तरह से स्वतंत्र। यहाँ स्वतंत्रता का मतलब अव्यवस्थित नहीं है बल्कि विचारों की स्वतंत्रता से है। तो निबंधकार वर्ण्य विषय को अपनी बुद्धि द्वारा चिंतन मनन करके सुनियोजित स्वरूप प्रदान करता है। अगली जो बात इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं वो है कि इसके पश्चात या तदुपरांत तर्क आदि का सहारा लेकर के उसे श्रृंखलाबद्ध करता है। अब एक निश्चित स्वरूप दे रहा है तो वो कैसे होगा? श्रृंखलाबद्धता, अर्थात जो विचार पहले आना चाहिए वो पहले आएगा, जो बाद में आना चाहिए वो बाद में आएगा। या कोई विचार आप दे रहे हो तो उनको पुष्ट करने की चीज़ उसके बाद आनी चाहिए। इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है विचारों की, भावनाओं की या भावों की। और एक श्रृंखलाबद्ध जो सुनियोजित स्वरूप होता है साहित्य में गद्य का, उसे हम अक्सर निबंध के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से ये बुद्धि तत्व जो है वो भी हमारा यहाँ हमने समझ लिया है। एक बार मैं फिर से विचार करता हूँ कि प्रकृति आदि के संपर्क या संसर्ग से विचार या राग तत्व उत्पन्न होता है, लेकिन वो राग तत्व तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक कि उसका बुद्धि तत्व द्वारा अनुशीलन नहीं हो जाता है या उसको सुधार नहीं दिया जाता या व्यवस्थित नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि रागात्मक तत्व की बुद्धि तत्व द्वारा परिपुष्टि होती है। तीसरी जो बात हमने देखी थी वो थी कि निबंध लिखने से पहले जिन भावों की उत्पत्ति लेखक के मन में होती है उनका बुद्धि तत्व द्वारा मनन किया जाता है, चिंतन किया जाता है। और यही कारण है कि व्यक्ति या निबंधकार का व्यक्तित्व निबंध में दिखाई देता है। और फिर है वर्ण्य विषय जो है बुद्धि के चिंतन मनन द्वारा सुनियोजित स्वरूप प्राप्त करता है और फिर वो श्रृंखलाबद्ध रूप में आके हमारे सामने आ जाता है। अगला जो तत्व है व्यक्तित्व के आधार पे वो है सौंदर्य तत्व। जब बुद्धि तत्व आ गया, भाव तत्व आ गया, तो फिर ये सौंदर्य तत्व क्या रहा? आकर्षण एक महत्वपूर्ण चीज होती है। कोई भी चीज सुंदर लगे, अच्छी लगे, ये भी एक तत्व है। हम अनुभूति कब करेंगे? जब वो चीज़ हमको या तो बहुत बुरी लगेगी या बहुत अच्छी लगेगी। अब अच्छी या बुरी का कोई सीधा सीधा परिभाषा नहीं होती, बाकी जिस वक्त जो चीज़ उपयोगी है हमको अच्छी लग सकती है वो अच्छी लगेगी। जहर है, सीधा लिया जाए तो मार देता है, अच्छा नहीं होता, लेकिन वही जहर जब टीके के रूप में, दवा के रूप में आता है, अच्छा हो जाता है। वायरस है, सीधा शरीर में प्रवेश करता है तो नुकसान पहुंचाता है, बहुत से वायरस। लेकिन वही नुकसानदायक वायरस जब टीके के रूप में शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो वो शरीर को फायदा देता है। तो परिस्थितियां बनाती है कि वो चीज़ सुंदर है, अच्छी है या बुरी है। तो सौंदर्य तत्व हालांकि परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन वो होता भावनाओं पे, भावों पे और बुद्धि पर निर्भर करता है, और उसी से कोई भी विषय वस्तु आकर्षित बनाई जा सकती है। तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व या अनुभूति के आधार पर तीसरा तत्व सौंदर्यानुभूति होती है। इसे सर्वप्रथम कौन महसूस करता है? जब निबंधकार की बात या साहित्यकार की बात होती है तो उस विषय वस्तु पर, उस विषय पर सबसे पहले अनुभूत या अनुभूति कौन करता है?
वो होता है निबंधकार या साहित्यकार। और फिर वह अपनी बुद्धि तथा कल्पना से, अपनी बुद्धि और कल्पना से विषय में ऐसी रोचकता और सुंदरता उत्पन्न कर देता है कि वह सभी को ग्राह्य होने लगता है, वह सभी के लिए ग्रहण करने योग्य होने लगता है। क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले कौन अनुभूत करता है किसी घटना को, विषय को? निबंधकार या साहित्यकार। फिर वो उस वर्ण्य विषय में जब महसूस कर लिया तो जैसा महसूस किया है उसको प्रकट करेगा। प्रकट करने के लिए वो क्या करेगा? अपने बुद्धि तत्व का इस्तेमाल करेगा, कल्पना का इस्तेमाल करेगा, और फिर वर्ण्य विषय को इतने रोचक तथा सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत करेगा कि वह सबको ग्राह्य हो, सबको अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है और सब लोगों को ग्रहण करने योग्य वो साहित्य लगने लग जाता है या वो निबंध लगने लग जाता है। अगली जो बात आ सकती है वो है सामान्य विषय भी, जब ऊपर वाली बात के यहाँ पर ही पुष्टि हो रही है और अधिक, कि सामान्य विषय भी निबंधकार की सौंदर्यानुभूति के कारण सुंदर व सर्वग्राह्य हो जाता है। मैं इसको स्पष्ट करूँगा कि एक कोई घटना हो रही है हमारे सामने, हमारा ध्यान भी नहीं जा रहा, हम देख के निकल लेते हैं, लेकिन उसी घटना को निबंधकार भी देख रहा है, साहित्यकार भी देख रहा है, और वह फिर उसका वर्णन कभी बाद में हमारे सामने लेखन के रूप में करता है और तुरंत वो घटना हमारा ध्यान खींच लेती है। एक सामान्य से उदाहरण लेकर बताता हूँ कि सड़क पर दुर्घटना हुई और व्यक्ति के चोट लगी या किसी भी स्थिति में वो होगा, क्या सब लोग एक जैसी प्रतिक्रिया करते हैं? कुछ लोग क्या है, होता रहता है एक्सीडेंट, दुर्घटना होती रहती है और आगे चल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं अरे बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन करते कुछ नहीं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो जाके उसको उठाते हैं, करते हैं, तैयार करते हैं, और चौथे प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जो उसको सब कुछ करने के बाद अस्पताल तक ले जाते हैं, अपनी जेब से खर्चा भी दे देते हैं। तो ये अनुभूति के स्तर में अंतर होता है, वहीं साहित्यकार के भी होता है। तो साहित्यकार सामान्य से विषय को भी इतने अच्छी तरह से हमारे सामने रखते हैं कि वह सुंदर और ग्राह्य या सर्वग्राह्य हो जाता है। अब ये सौंदर्य फिर कितने प्रकार का होता है, इस पर भी एक हल्की सी चर्चा हमें कर लेनी चाहिए। सौंदर्य दो प्रकार का होता है, आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य हम कहते हैं। आंतरिक और बाहरी, तो दो प्रकार का सौंदर्य होता है। आंतरिक सौंदर्य का संबंध आनंद के साथ होता है, जो भीतर से आनंद आता है हमको, वो आंतरिक सौंदर्य के कारण होता है। और बाहरी जो सौंदर्य है उसका संबंध सीधा सीधा अभिव्यक्ति से तथा कला पक्ष से होता है। अर्थात आंतरिक सौंदर्य तो मन के भाव में सुंदरता भरता है, मन के भीतर हमारे कुछ कुछ उत्पन्न करता है, और बाहरी सौंदर्य जो है वो हमारी अभिव्यक्ति को अच्छा बनाता है और कला पक्ष को मजबूत करता है। अतः हम कह सकते हैं कि निबंध का परम आवश्यक गुण आकर्षण है। अतः निबंध में प्रयुक्त भाव सौंदर्य इस प्रकार होना चाहिए कि वह पाठक को स्वतः अपनी तरफ आकर्षित करे। सौंदर्य तत्व पर चर्चा करने के बाद अंत में हम ये कह सकते हैं कि निबंध में सौंदर्य तत्व अति आवश्यक गुण होता है, और वह निबंध में इस प्रकार से होना चाहिए कि पाठक को तुरंत अपनी तरफ आकर्षित कर ले। तो आज हमने व्यक्तित्व के आधार पर जो निबंध के तत्व होते हैं उन पर बातचीत की, उनको समझने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि आगे जाकर जब भी आप किसी निबंध की विवेचना करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए करेंगे। अब प्रश्न बनता है कि व्यक्तित्व के या अनुभूति के आधार पर निबंधों के कितने तत्व होते हैं, प्रत्येक तत्व की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आप करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद।